ओरिएंटेशन का देना है और इस ओरिएंटेशन में हमने ये देखना है कि सीए का स्कोप क्या क्या है, ठीक है ना, सीए का काम क्या है, कौन कौन से और रूट्स हैं मेरे पास एजुकेशन हासिल करने के। तो सारे रूट्स की आज हमने हिसाब किताब देखना है, ठीक है ना। आप लोगों के पास कैलकुलेटर वगैरह है क्या? मोबाइल वगैरह होगा, कैलकुलेटर वगैरह होगा, है? निकाल लो ताकि उसमें थोड़ा से नंबर्स के साथ भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ताकि अगर सीए नहीं करेंगे तो कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे तो फिर वहाँ कितने पैसे लेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर वर्किंग हमने करेंगे, तो कैलकुलेटर वगैरह अपने सामने रख लीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप इंटरमीडिएट आप लोगों ने कर लिया है तो इंटरमीडिएट करने के बाद आपके पास कौन कौन से रूट्स होते हैं अपने करियर को सेलेक्ट करने के लिए। आपके पास दो रास्ते हैं, मैंने आपके सामने लिख के दिया। या तो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन कर लो, बीबीए कर लो, बीएस कर लो, एमबीए कर लो, एमएस कर लो, ठीक है ना। या तो आप फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर लो, सीए हो गया, एसीसी हो गया, आईसीएमए, सीएफए, सीआईए और बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है ना। अगर हम एक काम करते हैं कि हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ड्यूरेशन देखो मैंने कितनी लिख के दी है बेटा आप लोगों को। बीबीए कितने साल में होगा? 4 साल में होगा। और फिर बीबीए के बाद एमबीए कितने साल में होगा? 6 साल में, 2 साल में होगा, ठीक है। टोटल कितना ड्यूरेशन लगेगा? अगर इंटरमीडिएट के बाद बीबीए और एमबीए करूँगा तो मुझे 6 साल लगेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि कितने पैसे लेंगे, तो अगर एक इदारा है आईबीए, अगर मैं आईबीए से बीबीए करता हूँ और एमबीए करता हूँ, तो आईबीए का जो बीबीए है वो मुझे कोई पड़ेगा अराउंड 40-42 लाख रुपए का, ठीक है। और एमबीए भी कोई 20-22 लाख रुपए, 24 लाख रुपए तक का पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आईबीए से बीबीए और एमबीए करते हैं तो हमें कोई 60 लाख रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा सर, हम अगर आईबीए नहीं जाते, आईबीए से थोड़ी सी हल्की यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, इकरा आ जाते हैं, देखो मैंने इकरा का भी लिख के दिया है कि इकरा का बीबीए और एमबीए आपको कितने का पड़ रहा है बेटा? 20 लाख का और 10 लाख का, मतलब 30 लाख रुपए तो आपको मोर और लेस लगेंगे ही लगेंगे अगर आप जो है वो एमबीए करते हैं इकरा से। उसके बाद चलो 30 लाख रुपए लगा भी दिए, स्टार्टिंग सैलरी मेरी कितनी लग रही है? 45,000 रुपये से 55,000 रुपये पर मंथ। अच्छा, थोड़ी तबीयत नासाज है, तो अगर खांसी वगैरह आए तो बुरा तो नहीं मानोगे ना, है? थैंक यू। तो कहने का मकसद ये है कि बेटा अगर आपको जॉब मिली तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी लगेगी बेटा? 45 से 50,000, 55,000 रुपये के अराउंड रहेगी। अच्छा, मुझे बताओ एनुअल ग्रोथ रेट क्या था? ऐसी बात है, हर साल सैलरी बढ़ती हुई, इंक्रीमेंट भी लगता है, ठीक है। तो एनुअल इंक्रीमेंट जो आपका लगेगा, तो मार्केट का जो रेशियो है वो 10% टू 12% के अराउंड लगता है, ठीक है। किसी भी आप इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे एमबीए बीबीए करने के बाद, तो आपकी मोर और लेस कम से कम सैलरी 10% तो बढ़ेगी बढ़ेगी। मतलब अगर 55,000 रुपये है तो 55,000 को ज़रा मल्टीप्लाई करवाइएगा 1.12 से, तो एक साल के बाद कितनी हो गई आपकी सैलरी? 55,000 मल्टीप्लाई बाय 1.12, तो 61,000 के करीब हो जाएगी एक साल के बाद, ठीक है ना। अच्छा, जॉब एक्सपीरियंस कितना है? आपने फ्रेश एमबीए किया है, आपने इंटरमीडिएट किया, फिर 4 साल बीबीए में लगाया, 2 साल एमबीए में लगाया, तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास कितने साल का है, तो आप क्या बोलेंगे? 0 है, फ्रेश है। मैंने देखो लिख के दिया वर्किंग एक्सपीरियंस तो 0 है उस बंदे के पास। तो जब वर्किंग एक्सपीरियंस 0 है, तो आज की कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप जॉब की उठाओ, उसमें मिनिमम से मिनिमम 2 साल क्राइटेरिया मेंशन होता है कि 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट। तो मुझे बताओ ना, मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैंने इंटरमीडिएट किया, 6 साल लगाए, एमबीए करा, अब मैंने इस बीच में कोई टाइम तो ज़ाया नहीं किया ना अपना। मैं 2 साल का एक्सपीरियंस किधर से लेके आऊँगा? एक्सपीरियंस तो मेरे पास नहीं है, इसमें मेरी तो मिस्टेक नहीं है, या है? नहीं है ना। अच्छा, तो मतलब एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। खैर सर, अगर हम यहाँ ये काम ना करें और कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर आ जाए, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, टोटल ड्यूरेशन देखो मैंने कितने लिख के दिया हुआ है 5.5 ईयर्स। वहाँ कितने साल लग रहे थे? 6 साल। यहाँ कितने साल लग रहे हैं?
तो मोर और लेस टाइम के एतबार से अगर हम बात करें तो मोर और लेस इक्वल ही है, 6 इधर भी कर लो 6 इधर भी कर लो, टाइम के हिसाब से तो बराबर चल रहा है हिसाब किताब। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखो पीआरसी के जब आप सीए के अंदर आते हैं तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन के पैसे कितने लिख के दिए मैंने आपको 16,000 रुपये, ठीक है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है जब आप सीए के अंदर आओगे तो। टोटल सीए के अंदर हो गए अब 18 पेपर्स, पहले 21 होते थे। अब जब से नई स्कीम आईकेप की आ गई है तो नई स्कीम के अंदर टोटल पेपर्स जो है ना वो 21 से रिड्यूस होकर कितने हो गए 18 हो गए। अच्छा, अब 18,000 रुपये 18 पेपर्स हैं, पर पेपर की फ़ीस जो है वो 20,000 के अराउंड है ट्यूशन फ़ीस। सो आपकी ट्यूशन फ़ीस कितनी बनती है 18 पेपर्स की 3,60,000 रुपये करीब बनती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है अब एग्जामिनेशन फ़ीस भी होती है। तो 18 पेपर्स की मोर और लेस जो एग्जामिनेशन फ़ीस हमने कैलकुलेट करी तो वो कितनी हो गई 1,26,000 रुपये। ये मैं पूरे 5.5 साल की फ़ीस बता रहा हूँ, रिमेंबर, ये मैं पर सेमेस्टर की फ़ीस नहीं बता रहा आपको, ये पूरे 5.5 साल की इन्वेस्टमेंट आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर हर साल आपने एनुअल सब्सक्रिप्शन के नाम के ऊपर आईकेप को एक फ़ीस पे करनी है जिसकी अराउंड को 6-6,500 रुपये करीब है। तो 5.5 साल में या तो आप 5 दफ़ा पे करोगे या तो 6 दफ़ा पे करोगे, तो 31,000 रुपये करीब आपने वो पे करने। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई सीए की 5 लाख, इसको 5.5 लाख कर लो राउंड फिगर ताकि जहन में रहे। याद है टाइम के कंपैरिजन के लिहाज से एमबीए भी 6 साल हो रहा था और ये भी कितने साल हो रहा है 6 साल हो रहा है, टाइम के लिहाज सेम है। इधर पीछे इकरा से एमबीए कितने का हो रहा था, इकरा से एमबीए हो रहा था 30 लाख रुपए का, और जबकि आपका सीए कितने लाख में हो गया 5.5 लाख में हो गया। इतने में तो भाई 5 बच्चे सीए कर लेंगे, आ रही है बात में, एक घर के 5 बच्चे सीए कर लेंगे। अच्छा देखो, मैंने 5.5 साल के साथ आपको लिख के दिया 3.5 साल की पेड आर्टिकल्स भी है, क्योंकि जब आप अपनी सेकेंड स्टेज क्लियर कर लेते हो तो रिमेनिंग 3.5 साल के अंदर आपने अपने बाकी रिमेनिंग 7 पेपर्स भी क्लियर करने और उसके साथ साथ 3.5 साल की आपने आर्टिकल्स भी करनी है। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि जो काम आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि टैक्स किस तरीके से होता है, ठीक है ना, ऑडिट किस तरीके से होता है, अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, या इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल जो मैं सिखाएगी आपको, तो वो एक्चुअल जाके अप्लाई भी तो करना है ना कहीं, ऐसे बुक की हद तक थोड़ी करना है। तो जब एक्चुअल जाके अप्लाई करोगे तो उसको बोलता हम आर्टिकल्स। तो अच्छा, आर्टिकल्स के अंदर भी 2 रूट्स हैं। अच्छा, ये आर्टिकल्स आपको पैसे ही मिलते हैं। आर्टिकल्स के 2 रास्ते हैं, या तो आप इंडस्ट्री से करो या तो आप फर्म से करो। अच्छा, फर्म में मैंने 40,000 रुपये लिखे हैं, 40,000 नहीं है 25,000 रुपये से स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने सीए के फाइनल्स के पेपर निकालते रहते हैं आपकी स्टाइपेंड इंक्रीज होती रहती है। तो मैंने एक एवरेज स्टाइपेंड लिख दी कितने हज़ार रुपये 40,000 रुपये, 3.5 साल तक मिलेगी और हर साल मिलेगी, साल में 12 महीने मिलेगी, ठीक है ना। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12, कितने पैसे कमाए हमने आर्टिकल्स के दौरान 16 लाख। लगाए कितने थे, नहीं लगाए टोटल पैसे कितने लगाए थे 5.5 साल में 5.5 लाख रुपए। और अगर हमने फर्म से मिनिमम रेट के ऊपर भी अगर हमने फर्म से जो है अपनी आर्टिकल्स कंप्लीट करी तो कितने पैसे कमाए 16,80,000 रुपये। क्या इन्वेस्टमेंट कवर हो गई, जो 5.5 लाख लगाए थे वो 16,80,000 में कवर हो गए और ऊपर भी कमा लिए, ऐसा ही है ना। जबकि वहाँ 30 लाख रुपए लगाए थे और कुछ कमाया नहीं था, प्लस वर्किंग एक्सपीरियंस भी 0 था। यहाँ आप क्वालिफाई हो गए तो जो इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो तो मिलेगी, उसके ऊपर ही पैसे कमा लिए हमने, ठीक है ना। अच्छा, और अगर हम फर्म नहीं जाते तो हम इंडस्ट्री चले जाते। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि 45,000 भी ऑफर कर रही हैं, कुछ 50,000 भी, इनफैक्ट यूनिलीवर है वो तो 70,000 रुपये दे रही है। तो मैंने एक एवरेज उसकी भी अपने पास स्टाइपेंड लिख दी 50,000 रुपये। तो अगर उसके हिसाब से हम काउंट करते हैं, बच्चा भाई इंडस्ट्री चला गया 50,000 रुपये महीना उसको स्टाइपेंड मिल रही है, ठीक है, तो 3.5 साल तक मिलेगी, वही साल के 12 महीने मिलेगी। तो टोटल पैसे वहाँ पे कितने कमा लोगे 21 लाख रुपये आप कमा लोगे, ठीक है। वही ने मैंने 5.5 लाख रुपये लगाए थे, 21 लाख रुपये मैंने कमा लिए। मतलब ना सिर्फ मैं अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी कवर अप कर रहा हूँ, जो पैसे लगाए थे वो भी ले लिए, उसके ऊपर भी कमा लिए मैंने। अच्छा, इसके अलावा एक्सपीरियंस कितना है, नहीं ना, 3.5 साल क्या किया है, 3.5 साल की आर्टिकल्स करी नहीं करी,
तो 3.5 साल का एक्सपीरियंस है ना भाई। देखो 6 साल में तो वो भी पास आउट हो गया था ना MBA वाला और 6 साल में हम भी पास आउट हो गए। पैसे हमने ऊपर भी कमा लिए, उसने पैसे ऊपर नहीं कमाए, ठीक है। उसको काम भी नहीं आता। हमें कितने साल का काम का एक्सपीरियंस है? 3.5 साल का हमें जॉब का एक्सपीरियंस भी है कि अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, टैक्स किस तरीके से होता है, ऑडिट किस तरीके से होता है। आ रही है मेरी बात सब है। ये करने के बाद हमारी स्टार्टिंग सैलरी कितनी लगेगी? जब हम क्वालिफाई हो जाएंगे तो क्वालिफाई होने के बाद हमारी स्टार्टिंग सैलरी, देखो मैं लिख के दी है, क्या लिख के दी है? 2.25 लाख से 2.5 लाख, 2.25 लाख, 3 लाख। इट्स डिपेंड कि आप कितना अच्छा नेगोशिएट करते हो, आप कितने मान जाते हो, ठीक है ना। अगर आप 2 लाख में मान गए तो 2 लाख में हायर कर लेंगे, उसको तो मसला थोड़ी है। लेकिन जितना अच्छा आप नेगोशिएट करोगे उतना ही एवरेज सैलरी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो फ्रेश क्वालिफाइड होगा वो 2.5-3 के अराउंड आ जाता है अपने पास, ठीक है ना। अच्छा, फिर वहाँ पे ग्रोथ रेट कितना था? ग्रोथ रेट 10% से 12%। इसका ग्रोथ रेट क्या है? देख रहे हैं आप, हर चीज़ में उससे ज़्यादा है। अच्छा, वहाँ बेनिफिट्स भी नहीं है। जैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई होता है, जैसे ही उसकी स्टार्टिंग सैलरी लगती है 2.5-3 लाख रुपए, उसको 0 मीटर गाड़ी भी दी जाएगी और भी बहुत सारे अलाउंसेस उसको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये तो सिर्फ वो पैसे हैं 2.5-3 लाख रुपए जो कि आपके हाथ में आएंगे एट द एंड, ठीक है ना। तो इट्स बेटर कि मैं अपना टाइम और इन्वेस्टमेंट वहाँ लगाऊँ जहाँ से मुझे रिटर्न मिले, वहाँ ना लगाऊँ जहाँ से मेरे हाथ में कुछ आए नहीं। मतलब 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अगर मैं BBA करता हूँ और MBA करता हूँ, 30 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं मेरे पास। सारा गेम एक्सपीरियंस का है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पास, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद आपके पास 3.5 साल का आर्टिकल्स का एक्सपीरियंस मौजूद होता है। आज ही बड़ा बात समझ में, ओके। अगर सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फर्दर डेप्थ पे आते हैं तो जैसे पहली स्टेज है आपके पास, आपको पता है कि 3 स्टेजेस है आप लोगों की। एक है PRC जिसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, सेकंड स्टेज है CAF और थर्ड स्टेज है आपकी CFAP, CA फाइनल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। PRC के अंदर पहले होते थे 5 पेपर्स पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंगली। अब जो आप लोग पढ़ोगे वो नई स्कीम के अकॉर्डिंगली पढ़ोगे, तो नई स्कीम में आपके पास जो पेपर हो जाएंगे वो सिर्फ 3 पेपर्स हो जाएंगे। PRC 1 जो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है, PRC 2 जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है और PRC 3 जो कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स फाइनेंस है, ऐसा ना। PRC 1 आपके बाद 3 टीचर्स पढ़ाएंगे जिसमें मेरी भी तस्वीर एक देख रहे हो आ रही होगी, ठीक है। PRC 2 के अंदर कोई और नहीं है, आने ही नहीं दिया हमने किसी को अपने साथ, ठीक है ना। और PRC 3 के अंदर भी आपको 3 टीचर्स पढ़ाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी एरिया जो है वो मिस जैनब कवर कराएंगी, सर तारिक और सर इमरान जो है ना वो बहुत स्पेसिफिक एरिया तो वह करवाएंगे। अभी मिस जैनब को भी इनवाइट करते हैं कि वो भी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और सब्जेक्ट के हवाले से भी गाइड करें आप लोगों को, ठीक है भाई। तो ये 3 स्टेजेस, 3 पेपर्स आपके पास है इनिशियली PRC के अंदर। अच्छा, PRC की अगर हम बात करें फ़ीस कितनी होगी PRC की, तो पर सब्जेक्ट फ़ीस वही 20,000 रुपीज़ आपकी पर सब्जेक्ट फ़ीस है। और जब आपने 3 पेपर लेने हैं तो ये पेपर्स कुछ आपकी बन जाएगी 60,000 रुपये आपकी ट्यूशन फीस बन जाएगी। 10,000 रुपीज़ आपकी इसमें एडमिशन फीस है। टोटल 70,000 रुपीज़ का आपकी ट्यूशन फीस होगी जो कि आपके PRC के 3 पेपर्स के ऊपर होती है, ठीक है ना। ICAP की रजिस्ट्रेशन जो 16,000 मैंने बताई थी, दैट्स समथिंग डिफरेंट। एग्जामिनेशन फीस कब आएगी PRC की? जब आप लोग एग्ज़ाम देने वाले होंगे। आपने एग्ज़ाम मार्च में देना है तो मार्च के स्टार्ट में एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं, आप फिल करें और अपनी जो है ना वो सीट्स को कन्फर्म करा लें। बिल्कुल बेटा, ये मार्च बैच है। अच्छा, ये मार्च भी है, साइमल्टेनियसली ये मई भी है। तो आपको जो पोर्टल का एक्सेस होगा वो मई तक होगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो क्लासेस डिले होने की वजह से या तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लासेस बीच में छूट जाती हैं, तो फिर बच्चा सोचता है कि मैं एक अटैम्प आगे स्विच कर लूँ। तो इस दफ़ा हमने डिसाइड किया है कि जो भी हम कोर्स अनाउंस करेंगे ये वाला, ये मार्च बैच के लिए भी होगा, साथ साथ मई बैच के लिए भी होगा। मतलब मई तक आपके पास पोर्टल का एक्सेस होगा, ठीक है। अगर आपने तीनों पेपर मार्च में देने, तीनों पेपर आप मार्च में दे दीजिए। अगर आपने तीनों पेपर मई में देने, तीनों पेपर आप मई के अंदर दे दीजिए, आपके पास पोर्टल रहेगा। मार्च से पहले ख़त्म हो जाएगा बेटा कोर्स, मार्च में आप पेपर दे देंगे। आ रही है बात समझ में बेटा? तीनों पेपर एक साथ ही देने होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, आप ब्रेक करके भी दे सकते हैं,
तो मई के लिए फ्रेश बैच अनाउंस नहीं होगा। आपने पेपर कब देने बेटा? मेरे कज़न ने मई में देना है, तो वो आपके साथ साथ ही पढ़ेगा, ठीक है, और वो आप वाली क्लासेस ही लेगा, ठीक है ना। आप आर्ट्स वाला पढ़ोगे और वो मई वाला, अलग अलग बैचेस नहीं होंगे, दोनों कंबाइन ही साथ ही बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप पहले पेपर दे दोगे और वो आपका कज़न जो है वो मास्टर पेपर देगा, ठीक है ना। किसी का कोई सवाल है बेटा? गौहर जी पूछे। ऑनलाइन में बेटा किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अकाउंटिंग 3 टीचर्स हैं, बिजनेस 3 टीचर्स हैं, कैसे केमिस्ट्री बनेगी, क्लास की ड्यूरेशन कितने मंथ्स की होगी, एक कोर्स इतने सारे लोग। देखो उसमें मसला ये है कि जो अकाउंटिंग का एरिया है, अकाउंटिंग का जो स्टार्टिंग का 40% सिलेबस है वो मैं कवर कराऊंगा। जब मैं अपना सिलेबस पढ़ा दूंगा तो मैं उस सब्जेक्ट से ले लूँगा एग्जिट, और फिर जो रिमेनिंग आपके पास चैप्टर्स बचेंगे 6 चैप्टर्स, वो सर अली अमानुल्लाह और सर हसन मारफानी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके वो पढ़ाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का भी ये है कि मेजॉरिटी एरिया अराउंड 60-70%, 80%, कोई 70-80% के करीब में ज़ैनब कवर कराएंगी आपको इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और उसके बाद जो है सर तारिक और सर इमरान अशरफ जो है वो बहुत स्पेसिफिक एरिया थोड़ा सा कवर कराएंगे, ठीक है। क्यूएम के अंदर तो आपकी केमिस्ट्री मेरे साथ बन जाएगी क्योंकि मैं अकेले ही पढ़ा रहा हूँ आपको। क्लासेस की ड्यूरेशन कितने मंथ्स की होगी? सर न्यू पॉलिसी होगी, बिल्कुल न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। एक टीचर पढ़ाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एक टीचर पढ़ाए? हर टीचर अपनी स्पेसिफिक स्किल्स रखता है, तो इट्स बेटर कि आप मल्टीपल टीचर से पढ़ लो, ठीक है ना। अच्छा पता है कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब एक ही सब्जेक्ट मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मैं ज़ैनब भी पढ़ा रही हूँ, सर तारिक भी पढ़ा रहा हूँ, और वही चीज़ जो है वो डिफरेंट पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं ज़ैनब कुछ और पढ़ा रही है टॉपिक, मैं उसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ और मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, सर तारिक उसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, कुछ और पढ़ा रहे हैं। तो फिर बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे तो किसी का समझ नहीं आ रहा यार, हर बंदा जो आ रहा है अपनी चीज़ें बता रहा है, ठीक है ना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि एक टीचर पूरा पढ़ाए, ठीक है, आपको सारे फ्लेवर्स चखने हैं। सर पीआरसी के एडमिशन से कांटेक्ट किससे करना होगा? ये स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा होगा बेटा, इस पर आप अपना मैसेज कर दें। ठीक है, आई के फिर क्यूएम। यार एक काम करें गौहर, देखो BWCS हमीदुल्लाह अब नहीं है, पहले होता था, अब ख़त्म हो गया, ठीक है ना। कितने टाइम में पीआरसी कंप्लीट करना है? देखिए पीआरसी जो अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह मंडे से, ठीक है ना। और ये है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, फरवरी, 4 महीने होंगे, फिर आप मार्च पे अपना एग्ज़ाम दे दोगे। अटैम्प्ट्स कितनी होंगी? पीआरसी की अटैम्प्ट्स काउंट नहीं होती बेटा, ठीक है। ड्यूरेशन जो आपका काउंट भी होता है वो काउंट होता है कैफ के अंदर। तो अटैम्प्ट्स वगैरह का जिसने भी आपको बताया तो अभी रिलैक्स सुकून है। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाऊँ। ड्यूरेशन का मतलब क्या है? ड्यूरेशन आपको बताया ना 4 मंथ्स का होगा। अच्छा वैसे पीआरसी करने की ड्यूरेशन जो है वो 1 साल की है। वैसे जो पीआरसी करने की ड्यूरेशन है वो 1 साल की है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपने सारे पेपर्स अपने पास करने। लेकिन ये तो वो सोचे ना जिसने 25 पेपर देने हो, और भाई 3 पेपर देने हैं, और हम कह रहे हैं कि 3 पेपर जो है वो आप 4 महीनों में इजीली, 3 महीने में बच्चा प्रिपेयर होकर देता है। आपके पास तो फिर 4 महीने का टाइम पीरियड है, तो 4 महीने में आप इजीली पेपर जो है अपने वो दे सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना।
वैसे टोटल ड्यूरेशन जो है वो 1 साल का है, लेकिन अगर 1 साल का सोचना ही नहीं है ना भाई मैं 4 महीने में देकर बाकी 6 महीनों में मैं सेकेंड स्टेज के 3 पेपर नहीं दे दूंगा, तो जहाँ मैं 1 साल तक का पीआरसी अपना प्लान करूँ, वहाँ से बेहतर ये है कि मैं पीआरसी दे दूँ 4 महीने के अंदर, और फिर उसके बाद मैं कैफ के भी 3 पेपर दे दूंगा, एक अटैम्प्ट कैफ की भी मुझे मिल जाएगी। आगे बढ़ जाऊँ बेटा मैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी का कोई मजीद सवाल? अच्छा, ये कुछ हमारे टीम मेंबर्स हैं एसटीडी सॉल्यूशंस के अंदर। BWCS की जगह कोई और सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ? नहीं बेटा, अभी फ़िलहाल कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ। पीआरसी के अंदर 3 सब्जेक्ट ही हैं, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस और QM, ठीक है। BWCS की जगह जो है वो आपके पास एक दूसरा हैंड्स ऑन कोर्स अनाउंस होगा, अभी ICAP ने अनाउंस नहीं किया उसके बारे में। सर बच्चों को अटेंडेंस मार्क करने का बोलते हैं भाई, जो भी बच्चे अटेंडेंस ऑनलाइन ले रहे हैं वो अटेंडेंस मार्क कर दें, जो गिवन नंबर होगा उसके ऊपर अपना नाम लिख के मैसेज कर दें, ठीक है ना। ओके, ये बाकी के फैकल्टी मेंबर्स भी हैं आप लोगों के सामने। बाकी तो मैं इंट्रोड्यूस करा दिया, कुछ लोग सिमिलर भी, जैसे सर हसन मारफानी है, वो हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ाएंगे, फिर आपके बाद जब कैफ में आओगे तो कैफ में भी वो 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे सर तारिक आपके पास इंट्रोड्यूस कराया हमने बिजनेस वाले एरिया के अंदर। इस तरह जब आप कैफ के अंदर आओगे तो टैक्स का पूरा पेपर और कंपनी लॉ आप सर तारिक से पढ़ोगे, तो इस तरीके से ये आपकी पूरी फैकल्टी मौजूद है जो कि आपको पीआरसी भी करवाएगी और साथ साथ कैफ भी करवाएगी। प्री मेडिकल वाले इस फील्ड में आपको जान के आयशा ये ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा इस टाइम के ऊपर जो बच्चा सीए के अंदर आ रहा है वो कॉमर्स और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं है, वो प्री मेडिकल के बैकग्राउंड का। इनफैक्ट मैं आपको, आप जब क्लासेस लेना शुरू करोगे तो आपको जनवरी बैच के बच्चों से मिलवाऊंगा। जनवरी बैच में कोई 80-85% बच्चे जो है वो प्री मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है ना। अब बच्चा ये सोचता है यार प्री मेडिकल का हूँ मैं, तो मैथ्स नहीं पढ़ी और मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो भाई मैथ्स नहीं पढ़ी तो उसका कोई मसला नहीं है। आपको सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये तो पता है ना, इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है, आप सीए कर सकते हैं। इसकी ऊपर की अंडरस्टैंडिंग जितनी भी होगी वो सब आपको क्लास में टीचर प्रोवाइड कर देगा। एनी अदर क्वेश्चन बेटा किसी का? ओके अच्छा, ये रिसेंटली हमने ये क्लास का एनवायरनमेंट आप लोग को नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँ। दिस इज़ हाउ आवर क्लास लुक्स लाइक, कि क्लासेस किस तरीके से हमारी हो रही होती हैं, ठीक है ना। रिसेंटली हमने एक छोटा सा फन इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया था बच्चों के साथ, हम मरीना गए थे और बच्चों के साथ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं ना, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश भी होना चाहिए, थोड़ी सी गैदरिंग भी होनी चाहिए बच्चों के साथ। क्योंकि क्लास में तो हम हंसी मजाक बहुत लिमिटेड करते हैं, वहाँ जाके हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो छोटा सा एक हमने इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किया था अभी लास्ट, इसी मंथ गए थे, लास्ट मंथ इसी मंथ गए थे मेरे ख्याल में, इसी मंथ के स्टार्ट में हम लोग गए थे बच्चे के साथ ना। तो एक वो भी अच्छा एक एनवायरनमेंट हो गया था गेट टुगेदर का, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। क्योंकि पढ़ते पढ़ते पता है क्या होता है कि बोर होता जाता है, डे बाय डे बेसिस के ऊपर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर इंसान बोर ना हो, तो रिफ़्रेशमेंट के लिए उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया था बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि आप लोगों के साथ भी दोबारा से प्लान आउट करेंगे। इसी मंथ 8 अक्टूबर हो गए थे। ओके, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें, और फिर मैं मिस ज़ैनब को इनवाइट करूँगा ताकि मिस ज़ैनब जो है वो आगे की चीज़ें आपको गाइड करेंगी। थोड़ा ज़ोर से बोलो। सही है देव, कैट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो? अच्छा, QAT का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। ओके, तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे आप लोग। QAT के लिए बेसिकली आपने ICAP में रजिस्ट्रेशन करानी होती है। आपकी परसेंटेज कितनी है? 46 पे? 46 पे एलिजिबल नहीं है।
QAT भी उन बच्चों के लिए एलिजिबल है जिनके मिनिमम परसेंटेज 50% है। तो QAT वो बच्चा देगा PRC से पहले जो 50% और 60% के बीच पे। अगर 60% भी है तो वो डायरेक्ट PRC दे सकता है, लेकिन अगर आप 50 और 60 के बीच पे घूम रहे हैं तो फिर आपने QAT देना है, और 50 से नीचे हैं तो फिर उन लोगों के लिए तो दूसरी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। या तो फिर अपने ग्रेड्स इंप्रूव कराएं इंटरमीडिएट के, री अटैम्प्ट हो जाए पेपर में। PRC की क्लासेस क्या मार्च तक होंगी बेटा? मार्च से पहले वाइंड अप हो जाएगी। मार्च में तो आपने एग्ज़ाम देना है। मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आपकी क्लासेस, मार्च के स्टार्टिंग में 1, 2 मार्च, 3 मार्च तक आपकी क्लासेस वाइंड अप हो जाएंगी, ठीक है ना। देखो एग्ज़ाम फीस ना डिफरेंट है, कैफ की अलग है, फाइनल्स की अलग है। और फिर ये है कि एक पेपर, मिसाल दे रहा हूँ, एक पेपर 7,000 रुपये का फॉर एग्जांपल, 2 पेपर देते हो तो 14,000 नहीं देने, 12,000 देने। 3 पेपर दे रहे हो तो फिर 21,000 रुपये नहीं देने, 17-18,000 रुपये। तो इस तरीके से वो डिस्काउंट भी अवेलेबल है बच्चे के लिए। अच्छा, PRC के तीनों पेपर्स आपके पास कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, MCQs होंगे, ठीक है ना। और सारे पेपर 100 मार्क के आप लोगों को, और सारे पेपर सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो बस कितने घंटे का टाइम ड्यूरेशन है? 2 आवर्स का, ठीक है। 50 MCQs होंगे आप लोगों के पास, और आप लोग के पास जो है वो 2 घंटे का टाइम है। इजीली बच्चा आराम से उसके ऊपर सॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। कैफ के अंदर आओगे तो कैफ पे रिटर्न एग्जाम्स होते हैं आपके पास। PRC के अंदर हर दूसरे महीने एग्जाम्स हो रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे अब मिसाल के तौर पे भी नवंबर बैच चल रहा है, नवंबर में बच्चे पेपर देंगे, नवंबर के बाद फिर जनवरी में पेपर देंगे, जनवरी के बाद फिर आप लोग मार्च में हो, ठीक है ना। फिर अप्रैल में नहीं है, फिर मई के अंदर होंगे बच्चे जो पेपर देंगे। तो इसी तरीके से साल में 6 बार जो है वो ICAP PRC के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है। कैफ के एग्ज़ाम साल में सिर्फ 2 बार होते हैं, और CA फाइनल्स के एग्ज़ाम भी सिर्फ साल में 2 बार होते हैं। पाँच 6 देखो ये हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है। कुछ लोग जिम जाते हैं 6 महीने में बॉडी बना लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं वो 10 साल में नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी है। अगर आपको टाइम हो सकता है कम लगे, हो सकता है आप ही को टाइम ज़्यादा लगे, तो ये हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो बातें सुनने से बेहतर है इंसान अपने ऊपर फोकस करके अपना टाइम निकाल ले। लेकिन मिनिमम अगर आप बात करें तो कम से कम भी रोजाना 3 से 4 घंटे तो आपने डेली बेसिस के ऊपर पढ़ना है। 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। ठीक है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी का कोई सवाल है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। नो मोर क्वेश्चन बेटा। चले मैं अपने ज़ैनब को इनवाइट करता हूँ ताकि वो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगी, और फिर हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों से क्लास में मुलाकात करेंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा जी, तो एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं अपना। सर सलान ने आप लोगों को ओवरऑल गाइड कर दिया है। PRC 3 जो कि अब बिज़नेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट का सब्जेक्ट हो गया है, और पहले एक तरीके से आप ये समझ लें कि ये 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस और आपकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और अब इन दोनों सब्जेक्ट्स को मर्ज करके ICAP ने जो है बिज़नेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट के नाम से जो है वो PRC 3 इंट्रोड्यूस करवाया है। और आप अभी भी यूँ समझ लें कि इनकी एक बुक नहीं है, इनकी 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जो वॉल्यूम 1 है वो बेसिकली जो बिज़नेस पोर्शन है वो कवर कर रहा है, और जो वॉल्यूम 2 है उसमें इकोनॉमिक्स का जितना भी पोर्शन है वो कवर हो रहा है। और प्रीवियस सिलेबस के लिहाज से अगर देखा जाए तो इतने ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस नहीं आए हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि जिनका डायरेक्टली जो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ हुआ मुझसे, उनको मैं थोड़ा सा बता दूं अपने हवाले से कि मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स और बिज़नेस का एक पोर्शन जो है वो आप लोगों को पढ़ाऊँगी।
वैसे क्वालिफ़िकेशन के हवाले से अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो मेरा मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों में मेरे फ़र्स्ट पोजीशन रह चुकी है। प्लस ये कि मेरा एमफिल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस जो है वो सीए फील्ड से एसोसिएट हुए हुए मुझे जो है वो 2019 से मैं सीए इंडस्ट्री में इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ और मैं जब से पढ़ा रही हूँ जब से इकोनॉमिक्स जो है वो कैफ का पार्ट हुआ करता था और उसके बाद वो पीआरसी के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो अभी तक तो आप यूँ समझ लें कि हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्लस ये कि सीए के अलावा मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाती रही हूँ। कराची यूनिवर्सिटी में, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो इकोनॉमिक्स का अल्हम्दुलिल्लाह, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस का आप यूँ कह लें कि एक अच्छा खासा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपीरियंस है। अब ये है कि सर सलान और बाकी सारे टीचर्स, मैं मुसलसल सुन रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स को इसमें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि एक ही सब्जेक्ट जो है वो 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो इसमें कोई, आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बड़ा स्मूथली चल रहा होता है। अभी भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ा स्मूथली उस सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि देखें जो आपका कुछ इस तरह का है कि जो जैसे मैं अगर पीआरसी 3 की बात करूं तो इकोनॉमिक्स का तो कंप्लीट पोर्शन मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, कंप्लीट पोर्शन मैं ही आप लोगों को पढ़ा रही होंगी। और बिज़नेस साइड पे बस अगर हम बात करें तो बिज़नेस साइड पे कुछ स्पेसिफ़िक पोर्शन जो हैं वो सर तारिक और आपके फेलो टीचर जो हैं वो इंशाल्लाह जो है वो कवर करवाएंगे। बाकी जो आप लोगों का पार्ट है बिज़नेस का रिमेनिंग वो मैं ही कवर करवा रही होंगी आप लोगों को, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, साथ ही हमारा जो पढ़ाने का तरीक़ेकार है कुछ इस तरह से होगा कि हम ऑब्वियसली आईकैप की तरफ से जो स्टडी टेक्स्ट प्रोवाइडेड है उससे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे और हम अपने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो कि ताकि आप लोगों को ईज़िली डेली जो है वो हेल्पफुल रहे। प्लस ये कि क्योंकि अभी आप लोगों को बताया भी गया है कि ये जो पीआरसी लेवल पे जितने जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, एमसीक्यूज़ बेस्ड हैं आपके, तो हम एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम सब ने क्या किया हुआ है कि सारे टीचर्स की तरफ से ये होगा कि आपको प्रॉपर रिसोर्सेज दिए जाएंगे, प्रॉपर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के मटेरियल दिया जाएगा, प्रैक्टिस हम क्लास में करवा रहे होंगे और आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि जब आप लोगों के पास पेपर आएगा तो आप लोगों को वो आसान लगेगा। हम इतनी मुश्किल डिफ़िकल्टी लेवल, इतनी आपके एमसीक्यूज़ की इतनी ऐसे एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करवा देते हैं कि फिर वो जब आपके पास पेपर आता है तो वो आपको मुश्किल नहीं लग रहा होता। और 2 घंटे तो खैर एक स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन ये कि 99% स्टूडेंट जो हैं वो हमेशा आकर ये बोलते हैं कि मिस हमने इकोनॉमिक्स का पेपर जो है 45 मिनट से भी कम टाइम में करके हम बाहर निकल गए थे, यानी इनफ टाइम है। अच्छा, ये कौन करके बाहर निकल रहे होते हैं? जिनकी तैयारी इतनी अच्छी होती है कि वो देखते हैं यार ये तो बड़े ही आसान एमसीक्यूज़ थे, हमने तो बड़े मुश्किल एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करी थी। प्लस ये कि देखें सीए जो है, सर ने आपको बताया कि सीए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बाकी डिग्रीज़ के मुकाबले में इतना कॉस्टली भी नहीं है और इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा है। लेकिन बस एक चीज़ ये कि जो सीए फील्ड आपसे डिमांड करती है वो ये करती है कि हार्ड वर्क आपने करना है और डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी जो है ना वो तो मैं कहती हूँ की, यानी अगर आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लासेस प्रॉपर नहीं ले रहे, ज़रा सा कोई मसला होता है, आपके पास एक फैसिलिटी है रिकॉर्डिंग की लेकिन आपने उसको एज अ फैसिलिटी ही लेना है कि कभी बहुत मसला हो गया कि हम लाइव भी फ़िज़िकल भी आके क्लास नहीं ले पा रहे कैंपस में, हम लाइव भी नहीं ले पा रहे घर से बैठ के, तो हमने कहीं जाके रिकॉर्डिंग में देखना है। यानी आपने उसको एक बस बिल्कुल अलग ऑप्शन के तौर पे कंसिडर करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में क्लास ले रहे होते हैं, बड़ा मोटिवेटेड है, ठीक है ना, उसके बाद 1 मंथ गुजरता है, अब वो फ़लाँ जगह जाना पड़ गया, फ़लाँ काम हो गया, तो हमने सोचा यार नींद ख़राब करनी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, शाम में देख लेंगे जब रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। उसमें क्या होता है कि भाई जब डेली बेसिस पर क्लास होती है उसमें होमवर्क भी दिया जाता है। अब आप क्लास रात में देख रहे हैं तो होमवर्क कब करेंगे?
ठीक है ना। तो क्या होती है, चीज़ें पेंडिंग होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आखिर एग्ज़ाम तक आते आते आपके पास एक पूरा एक बंडल होता है कामों का कि भाई ये सब तो अभी तक किया ही नहीं है हमने। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, क्योंकि हम तो एक सालों से पढ़ा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, हर तरह का स्टूडेंट हमारे पास आ रहा होता है, तो ये कि आपने चीज़ों को डेली बेसिस पर करना है। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, ठीक है ना। आपने डेली बेसिस पर टारगेट बनाना है कि भाई ये आज की क्लास हुई है, मैंने हर क्लास को नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज़ करना है कि उसका क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, ठीक है। कोई होमवर्क अगर कोई टीचर दे रहा है, कोई असाइनमेंट दे रहा है, तो मुझे उसको लाजमी कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे लाजमी पूछना है, हेजिटेट नहीं करना क्लास में बैठ के, ठीक है ना, कि पूछें ना पूछें। तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर मेरा तो ये है कि जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स पोर्शन की खाली बात करें तो आपके पास 11 चैप्टर्स आते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर चैप्टर के बाद मैं क्विज़ कंडक्ट करती हूँ, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट ने जो समझा, जो तैयारी करी, वो किस लेवल पर है, ठीक है ना। उससे क्या होता है, मुझे भी पता चल जाता है, स्टूडेंट को खुद भी पता चल जाता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। अब अगर कोई स्टूडेंट क्विज़ दे ही ना, ठीक है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, तो ये तो देखें हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप आगे से एफ़र्ट देने को तैयार नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों की एफ़र्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन कुछ जब आपको बहुत अच्छा पाना होता है तो उसके लिए बहुत खोना भी पड़ता है। तो आपका टाइम, आपकी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के लिए। इंशाल्लाह बाकी की जो बातें हैं वो हम मंडे से, अगर हमारी क्लासेस शेड्यूल होंगी इंशाल्लाह, तो हम बाकी की बातें क्लास में करेंगे। स्टार्टिंग की क्लासेस आप लोगों की डेमो क्लासेस होंगी, तो आप क्लासेस को अटेंड ज़रूर कीजिएगा, ताकि उससे आपको ख़ुद भी एक आइडिया हो जाएगा कि टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसका क्या तरीक़ेकार है। तो उसका एक अच्छा आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। बाकी अगर किसी को कुछ भी पूछना है किसी भी हवाले से, PRC 3 के हवाले से, या किस ओवरऑल जनरल कोई बात पूछनी है, तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, आप इसके थ्रू या जो अभी STT मैनेजमेंट की तरफ से आपको नंबर सेंड किया गया है, आप उस पर मैसेज करके अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दें, ठीक है। और इसके हवाले से कोई भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं क्लास में। अल्लाह हाफिज़।